हेलो ऑफिसर, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। कैसे हो सब लोग, है ना? हाँ, तो सबसे पहले जो आपको आपके मन को चीज सता रही है उसका आंसर कर देता हूँ। इतने दिनों से मैं कहाँ गायब था, है ना? यार, थर्सडे को क्या हुआ है ना, स्टूडियो में इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया, है ना? और सुबह से रात तक बहुत सारा इंतजार किया कि लोग आएंगे और वो इशू सॉर्ट आउट करेंगे, बट वो हुआ ही नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली थर्सडे को हमारी क्लास हो नहीं पाई। अब फ्राइडे को हुआ क्या कि फ्राइडे को मैं आ गया, मुझे निकलना पड़ा नोएडा। अभी मैं नोएडा में हूँ, है ना? तो आपको थोड़ा सा ये एम्बियंस वगैरह अलग दिख रहा होगा, हर रोज से मैं थोड़ा सा अलग दिख रहा हूँ, है ना? हाँ, क्योंकि ये अभी नोएडा वाले स्टूडियो में हूँ, हमारे हेड ऑफिस वाले स्टूडियोज में। कुछ काम था, कुछ आप ही लोगों के लिए चीज़ें डिस्कस करनी थी। मैनेजमेंट लेवल पे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है, कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो मैं अकेले नहीं ले पाता हूँ, है ना? तो उस डिसीजन प्रोसेस में मुझे हायर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो वो आप ही लोगों के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, आप ज़्यादा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, है ना, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए। चलिए। तो आई होप जो दो क्वेश्चंस आपको सता रहे थे उन दो क्वेश्चंस का आंसर यहां पर मैंने दे दिया। यस, जिन लोग यार बहुत ज्यादा भाग दौड़ में हूं मैं, पिछले पूरे एक महीने से बहुत ज्यादा। मतलब ये मान के चलो कि मेरा रात का खाना कभी कभी 11:30 12 बज जाते हैं मुझे रात का खाना खाने के लिए, इतनी भाग दौड़ी चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम दीजिए, मे बी नेक्स्ट वीक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, है ना? स्टूडियो में मेरे घर पे ही बिठा रहा हूं। अगर वो मेरे घर पे स्टूडियो बैठ गया तो फिर मेरा जो आने जाने का रोज का 4 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है वो बच जाएगा 4 घंटे, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, है ना? तो फिर जो जो भी पेंडिंग चीज है वो क्लियर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक। कोई तो कह रहा है आप गर्मी में गोरे हो गए, मैं गर्मी में निकल ही नहीं रहा हूँ, है ना? बाहर इतनी गर्मी है, मैं गर्मी में निकल ही नहीं रहा हूँ, सुबह 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं। चलो, बाकी आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी तक जो भी हम लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग में डिस्कस किया, A to Z सारी की सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है, तो एक लिखो। मेरा एड्रेस हड़पसर, पुणे। पुणे में रहता हूँ, हड़पसर नाम के गांव में। थकना मना है, वही तो दिक्कत है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी तक डिस्कस की हुई A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर है। तो आज हम एनालिटिकल रीजनिंग का अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है सर हमारा? अगला टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। आज का सेशन छोटू सा होगा क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट में डिस्कस करने के लिए कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं। ठीक, अभी अगला टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? कॉज एंड इफेक्ट। इसमें कुछ है ही नहीं डिस्कशन के लिए। एक ओके, तो इसका मतलब पता है सबको? कॉज का मतलब, कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है कारण, और इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। तो हिंदी में इसको हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में इसको हम बोलेंगे कारण और परिणाम।
कारण और परिणाम। ठीक, शाम को 6 बजे क्या है यूट्यूब पर वो अभी थोड़ी बताऊंगा, वो शाम के 6 बजे पता चलेगा, है ना। अभी बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके, तो शाम के 6 बजे बताऊंगा। अब यार एक बात मुझे बताओ, अच्छा सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कस करने लायक कुछ है ही नहीं, कॉज और इफेक्ट, है ना। मैंने ये पेन ऊपर फेंका, ऊपर से पेन नीचे आया। पेन ऊपर से नीचे आना क्या है? पेन ऊपर से नीचे आना परिणाम है। किसका परिणाम है? ग्रेविटी का परिणाम है। ठीक, तो यहां पर ये थोड़ा सा साइंटिफिक एग्जांपल हो गया, तो थोड़ा सिंपल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, मैं इधर लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा हूं, ये देखो लाइट्स बंद हो गई, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गई। क्या हुआ? स्विच ऑफ करना कॉज, लाइट्स बंद होना इफेक्ट। मैंने क्या किया? फिर से स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करना क्या हो गया? स्विच ऑन करना हो गया कॉज, ठीक, लाइट्स चालू होना बन गया इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट का गणित समझ में आया। कोई एक चीज की होने की वजह से अगर दूसरी चीज हो रही है, जो हुई वो इफेक्ट, जिसकी वजह से हुई वो कॉज। ठीक, ओके। चलो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस हमें इस तरीके से आएंगे, दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ठीक, अब ये दो स्टेटमेंट्स हमें दिए जाएंगे और ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे। ठीक, ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा किस तरीके से दिए जाते हैं। ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे, इन दो स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इसी कॉज का इफेक्ट है, ऐसा एक ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन कैसे रहेगा कि स्टेटमेंट 2 जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट 1 इसी कॉज का इफेक्ट है। तीसरा कैसे रहेगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट कॉमन कॉज के इफेक्ट्स है, ये भी और ये भी दोनों के दोनों कॉमन कॉज के इफेक्ट्स है। चौथा क्या है कि इंडिपेंडेंट कॉजेस है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है और कॉजेस है। पांचवा क्या है? दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है और इफेक्ट्स है। ठीक, ओके। अब ऑप्शन देख के कुछ एक चीज नोटिस करी आपने, है ना। अभी आंसर पे मैं नहीं जा रहा हूं, अभी आंसर पे मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। बट फिलहाल आपने एक चीज नोटिस करी क्या? ऑप्शन की ये जो 3 टाइप है ना, इन 3 ऑप्शन में से आंसर कब कब आ सकता है? आंसर के इन 3 टाइप में से आंसर कब कब आ सकता है? जब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, जब ये दोनों एक दूसरे, आप आंसर मत करो, मैंने अभी टॉपिक का थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं किया, मैक्सिमम आंसर्स गलत है, मैक्सिमम आंसर्स गलत है, आंसर करना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना उसके ऊपर ध्यान, दिल और दिमाग दोनों मेरी बातों पर रखो रे, मेरी बातों पर रखो, है ना। क्योंकि देखो स्टेटमेंट 1 कॉज, दूसरा उसी का इफेक्ट, यानी दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, आपस में रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा कॉज, पहला इफेक्ट, फिर आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, दोनों के दोनों इफेक्ट्स और कॉज कॉमन, यानी पहले 3 में से आंसर तब हो सकता है इन 3 ऑप्शन में से जब ये आपस में रिलेटेड हो। तो सर क्या हमारा काम आसान नहीं हो जाएगा? हम सबसे पहले यही डिसाइड करें ये दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं।
दिल के साथ साथ दिमाग भी रखो रे, दिल के साथ साथ दिमाग भी रखो, सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी, है ना। हाँ, इधर फोकस करो। तो मुझे फट से बताओ, क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? हाँ या ना? क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? पहला स्टेटमेंट कहता है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अनचेंज्ड है, बदले नहीं है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बदले नहीं है पिछले कुछ महीनों से। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पिछले कुछ महीनों से बदले नहीं है, हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बदले नहीं है, ठीक। पेट्रोल डीजल का प्राइस कांस्टेंट। दूसरा कहता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ा है। अब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल डीजल का प्राइस कांस्टेंट। बात हजम हो रही है क्या? नहीं, बात हजम नहीं हो रही। सर सुपरफिशियली आप देखोगे, ऊपर ऊपर से देखोगे, लगेगा ये रिलेटेड है क्योंकि क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल का तो रिलेशन है। सर बात सही है ना? इधर केमिस्ट्री से रिलेशन लग रहा है, बट इकोनॉमी से नहीं लग रहा है। इकोनॉमी से रिलेटेड लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? अगर आलू महंगा हो जाएगा तो वड़ा पाव भी तो महंगा हो जाएगा। मैदा महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, बेसन महंगा हो गया, वड़ा पाव बनाने का सारा सामान महंगा हो गया, तो वड़ा पाव भी तो महंगा होगा। क्रूड ऑयल जो रॉ मटेरियल है पेट्रोल और डीजल का, रॉ मटेरियल की ही प्राइस बढ़ रही है, तो लॉजिक के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़नी चाहिए थी। ऐसा हो रहा है क्या? ना मुन्ना ना, ऐसा हो ही नहीं रहा। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े और फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस कांस्टेंट। इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड नहीं है। आपस में रिलेटेड है क्या? नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर इन तीनों में से कुछ भी नहीं आ सकता। हमारा आंसर इन तीनों में से कुछ भी नहीं आ सकता। हमारा आंसर इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारा आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स या इंडिपेंडेंट कॉजेस। एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं, बहुत प्यारी सी चीज। इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने का बहुत प्यारा तरीका है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। कुछ कुछ होता है ना? अगर स्टेटमेंट में कुछ कुछ हो रहा है, स्टेटमेंट में अगर कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है, तो वो इफेक्ट है। स्टेटमेंट में कुछ हो रहा हो, किसी न किसी चीज का आउटकम मिल रहा हो, किसी न किसी चीज का आउटपुट आपको मिल रहा हो, तो क्या है वो? तो वो इफेक्ट है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है ना? तो इफेक्ट किसको कहेंगे? जब उसमें हमें आउटपुट मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये दोनों इफेक्ट है कि कॉजेस है? ये दोनों इफेक्ट है कि कॉजेस है? बताओ, है ना? क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है। प्राइसेस बढ़ना यानी स्टेटमेंट में कुछ कुछ होना। प्राइसेस बढ़ना यानी स्टेटमेंट में कुछ कुछ होना। अब कुछ कुछ हो रहा है यानी वो क्या है सर? कुछ कुछ हो रहा है यानी वो इफेक्ट है। तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट थे। ई इसका सही आंसर था। डिस्कशन अगर क्लियर है तो मुझे सब लोग एक लिख कर बताओ। सारा का सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिख कर बताओ। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ सॉल्व करना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, हद से ज्यादा सिंपल। क्लरिकल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है।
हाउ टू आइडेंटिफाई कॉज, एकदम सिंपल, मैंने कुछ बताया कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं, जो इफेक्ट नहीं है वो कॉज है। कितना सिंपल है, जो इफेक्ट नहीं वो कॉज है। कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए दिमाग ही मत लगाओ, आप बस ये सोचो कि वो इफेक्ट है कि नहीं है। अगर इफेक्ट नहीं तो कॉज, बात खत्म, बात खत्म, है ना? कीप इट सिंपल। ये स्टेटमेंट कहता है कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोफेशनल कोर्सेज जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे थे उसकी फीस फिक्स करी है, और वो फिक्स की हुई फीस पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कम है ना? गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस फिक्स करी है, और वो फिक्स की हुई फीस पिछले साल के प्राइस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज्यादा कम है। जो भी स्टूडेंट्स उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे थे उन्होंने एक बहुत बड़ा एजिटेशन, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, हमारे बच्चों की फी कम करो, कम करो, कम करो। तो क्या होगा, पेरेंट्स ने आंदोलन किया, पेरेंट्स ने स्ट्राइक किया, इसी की वजह से क्या हुआ, उनके फीस कम हुए, है ना? तो बी कॉज था, इसी कॉज का ये इफेक्ट था। तो 2 इज कॉज, 1 इज इट्स इफेक्ट, 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये तो इजी है रे बाबा, मैं वही तो बोला था कि कॉज एंड इफेक्ट हद इजी है। एनालिटिकल रीजनिंग एक्चुअली में इजी है। कब इजी है पता है? क्योंकि इसमें थियोरी पार्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग उन लोगों के लिए इजी है जिनको ये पढ़कर समझ में आता है, जो चीजें लिखी हुई है ना उसकी भावना क्या है, जिस जिसको समझ में आता है उसके लिए एनालिटिकल रीजनिंग इजी है, उसके लिए एनालिटिकल रीजनिंग इजी है। ठीक, अगला क्वेश्चन। दो चार पांच, अरे एक ऑप्शन बताओ रे, दो चार पांच, तीन तीन ऑप्शन थोड़ी बताते हैं। कितने लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चैप्टर सही से डिटेल में पढ़ा है? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंकिंग अवेयरनेस का, है ना? आरबीआई चैप्टर सही से ढंग से पढ़ और समझ लेना, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई चैप्टर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें जो आप इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ते हो बहुत सारी चीजें समझ में आती है ना? मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, कैसे काम करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन कौन कौन से टाइप का होता है, किस टाइप का इन्फ्लेशन किस तरीके से मतलब कंट्रोल किया जाता है ना? बहुत सारी चीजें। आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे इसके ऊपर ध्यान रखना, है ना? मुझे एक बात बताओ, पहला स्टेटमेंट है आपके मार्क्स नहीं, आप फेल हो गए, मार्क्स कम नहीं, सीधा फेल। पहला स्टेटमेंट है आप फेल हो गए। दूसरा स्टेटमेंट है आपका खेलना बंद कर दिया मम्मी पापा ने, खेल कूद बंद, है ना? खेलना बंद। क्या आप इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बता सकते हो? बता सकते हो? आप फेल हो गए, खेलना बंद, क्योंकि आप फेल हो गए थे, आपकी खेल कूद पर रोक लग गई, है ना? आप जो एक स्वच्छंदी जीवन जी रहे थे, है ना, अपने मन मुताबिक जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, है ना? तो क्या कर दिया, घर वालों ने उस पर रोक लगा दी। ठीक, तो फेल होना कॉज था,
यानी आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए, ये कॉज था, और आपके अच्छे परफॉर्म ना करने की वजह से आपके खेलने के ऊपर पाबंदी लगी, ये था इफेक्ट। तो ये कुछ कुछ वैसा ही एग्जाम्पल नहीं है। स्मॉल बैंक्स इन इंडिया आर नॉट इन अ पोजिशन टू विथस्टैंड विद द कॉम्पिटिशन ऑफ बिगर इन द पब्लिक सेक्टर। इंडिया में जो स्मॉल बैंक्स है वो पब्लिक सेक्टर में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहे। कंपीट नहीं कर पा रहे मतलब सीधी सी बात है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बात तो यही है ना सर, कंपीट नहीं कर पा रहे मतलब परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, इस वजह से उन आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाए? बैंकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, उस वजह से आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाया। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज कॉज एंड 1 इज इट्स इफेक्ट। 2 इज कॉज एंड 1 इज इट्स इफेक्ट। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। ठीक, एक एग्जांपल बताओ। चलो, ये जो सिनारियो अभी हमने डिस्कस किया ना, एक एग्जांपल बताओ। नहीं, इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स नहीं होते आदित्य जी, इसमें नहीं हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स क्यों नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने क्या कहा कि आरबीआई चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना और समझना। ठीक है, पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आरबीआई चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप अच्छे से चीजें समझ जाओगे। ठीक, आप में से कौन मुझे एग्जांपल बता सकता है इस सिनारियो का? बैंकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। कितने लोग इसका फुल फॉर्म जानते हो? यस, नीलमणि मिश्रा जी ने कह दिया पेटीएम का एग्जांपल। यस एग्जैक्टली, पेटीएम का एग्जांपल। अभी एकदम रिसेंट एग्जांपल है कोटक बैंक। कोटक बैंक, अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो कोटक बैंक के ऊपर आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया? आरबीआई को कोटक बैंक का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोटक बैंक की जो वेबसाइट है, या उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी को लेकर कुछ दिक्कत थी। तो आरबीआई पिछले कुछ महीनों से उनको नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहा था कि आप अपने सिस्टम में ये चीजें खराब है, ये सुधार लो, ये सुधार लो, ये सुधार लो। कोटक बैंक ने एक नहीं सुनी। ठीक, अब कोटक बैंक ने आरबीआई की एक नहीं सुनी, उसको भाव ही नहीं दिया आरबीआई को। फिर आरबीआई ने अभी लास्ट मंथ में, मई में ही आएगी, हाँ मई में आरबीआई ने कोटक बैंक के ऊपर लगा दिया रेस्ट्रिक्शन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कोटक बैंक का 8111 फेमस प्रोडक्ट है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं करोगे। आरबीआई ने क्या रोक लगा दी? आरबीआई ने रोक लगा दी कि नए कस्टमर्स आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनबोर्ड नहीं करोगे। सर अब इसमें तो कोटक बैंक का नुकसान है। बात बिल्कुल सही है, कोटक बैंक का नुकसान है, बात बिल्कुल सही है। बट इससे जो लोग ऑनबोर्ड हो रहे उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा खतरा था, इसीलिए सारा सिस्टम सही से चले, इसके लिए आरबीआई ने डिसीजन लिया। आरबीआई कभी भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन बैंक का नुकसान हो इस थॉट प्रोसेस के साथ कभी नहीं लगाता। ठीक, बेसिक थॉट प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम अच्छे से चलते रहना चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस मोटिव के साथ आरबीआई सारे एक्शंस लेता है। ये जो 3 लेटर्स मैंने लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म मुझे किसी ने नहीं बताया। इसका फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसका फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। एक ऐसी एक्शन जो आरबीआई इनिशिएट करता है बैंक्स के अगेंस्ट, जिससे आरबीआई को लगता है ये बैंक परफॉर्मेंस के कुछ सर्टेन पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। जैसे एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा एनपीए बढ़ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक लिमिट आरबीआई ने सेट करके रखी है, उससे अगर बढ़ गया। एसएलआर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो गया, एसएलआर कुछ मैंडेटरी रखा है आरबीआई ने, उससे कुछ कम हो गया। तो इन चीजों को सुधारने के लिए जो इमीडिएट बेसिस पे आरबीआई एक्शंस लेता है उसको कहते हैं पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालती है। फॉर एग्जांपल,
अगर बैंक लॉस में जा रही है, बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बड़ा है ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बैंक ने जो लोन दिए वो लोन रिकवर नहीं कर पाए, 3 महीने तक लोन रिकवर नहीं कर पाए, तो वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है ना। बैंक ने लोन दे दिया और 3 महीने तक उसका मैंने लोन लिया बैंक से, 3 महीने इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं, तो जो मैंने लोन लिया है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक, 90 दिन का टेन्योर होता है। तो एनपीएस अगर बढ़ते हैं, उसकी वजह से बैंक लॉस में जाने लगता है, तो आरबीआई रेस्ट्रिक्शन डालता है, आप नए लोन नहीं दोगे, नए लोन आप इशू नहीं करोगे। सर अब बैंक लोन नहीं देगा तो उसका प्रॉफिट कहां से आएगा, नुकसान है। बट स्टिल आरबीआई डालता है रेस्ट्रिक्शंस, क्यों? जो आपका सिस्टम गंदा हो चुका है, जो लोन दे रहे हो उसको रिकवरी नहीं कर पा रहे, तो देकर क्या करोगे, और नुकसान है ना। तो सिस्टम सही से चलने के लिए आरबीआई डिसीजन लेता है। तो जिनके दिमाग में ये जो पहला वाला था ना, ये आरबीआई चैप्टर क्लियर ना होने की वजह से था। ठीक, तो सारा डिस्कशन क्लियर है? सारा डिस्कशन A to Z, सारा का सारा डिस्कशन क्लियर है ना। एक्चुअली क्या है ना, मैं आरबीआई चैप्टर पर इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूं ना, मेरा आरआरबीपीओ का जो इंटरव्यू था ना, आरआरबीपीओ का, मेरी केक शॉप की चेन है, ठीक है, पुणे में केक शॉप की चेन है, ठीक ठाक। मैं बिजनेस बैकग्राउंड में था बैंक में एग्जामिनेशन देने से पहले, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे इंटरव्यू का मैक्सिमम पोर्शन आरबीआई इस चैप्टर पर हुआ था, है ना। आरबीआई, और जितने भी एस्पिरेंट से मैंने बातचीत करी है, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, मतलब हर एक इंटरव्यू में आरबीआई से रिलेटेड कोई ना कोई चीज पूछी जाती है, ठीक। और जो आप लोग करते हो उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है ना, जो आप लोगों ने किया है या करते हो। तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उसको लेकर और आरबीआई को लेकर मेरा इंटरव्यू हुआ था। और आरबीआई चैप्टर क्लियर रखोगे तो इंटरव्यू में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए आरबीआई चैप्टर बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो और मुझे वोट करके बताओ। मैं पुणे में कहां रहता हूं? रवि, आपको पुणे में क्या पता है दोस्त? मैं पुणे में रहता हूं हड़पसर एरिया में। सर इसमें कंपटीशन है, नॉट एनी रॉन्ग मेथड यूज्ड बाय बैंक। गौरव देखिए, रॉन्ग मेथड का सवाल नहीं होता, कोई चीज गलत करी तो रेस्ट्रिक्शन डालेंगे ऐसा नहीं सर। देखो, आप अपना परफॉर्मेंस एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर भी देने चाहिए, ठीक। इधर क्या दिया है, मैं नाम भूल गया, सॉरी, किसका डाउट था। इधर क्या दिया है, इज नॉट इन अ पोजिशन टू विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन। जो बड़े बैंक का कंपटीशन है वो कंपटीशन सरवाइव ही नहीं कर पा रहे। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा बिजनेस है और वो बड़े प्लेयर का कंपटीशन सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसके साथ कंपीट नहीं कर पा रहा है, तो क्या मैं लॉन्ग रन में मेरा बिजनेस चला सकता हूं? नहीं चला सकता। मेरा कोई बिजनेस है और जो बड़े कॉम्पिटिटर के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा है, तो मैं मेरा बिजनेस ज्यादा टाइम नहीं चला पाऊंगा। इसका मतलब मेरे बिजनेस के सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, और बस वही जरूरत करने के लिए आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन डाला है। ठीक, मेरा बर्थडे पुणे में आओगे तो फ्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बर्थडे पे, अरे यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जिनके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट आपको पता है 20,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ कनेक्टेड है इधर उधर। अब इतने सारे लोगों को रिप्लाई देने के लिए सचिन आड़ेकर अकेला कम पड़ जाता है ना। आई होप आप मेरी सिचुएशन समझ सको, है ना। चलो, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो एक लिखो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। हाँ, मगरपट्टा के पास ही रहता हूँ, मगरपट्टा से आगे 2.5 किलोमीटर। अच्छा भूषण मुळेकर, तुम्ही मगरपट्ट्यात आहे काय? बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होने वाला है तो आरबीआई भी प्राइवेट होगी? अरे नहीं नहीं, आरबीआई प्राइवेट, रेगुलेटरी बॉडीज प्राइवेट नहीं होगी दद्दा। रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, है ना, ये प्राइवेट नहीं होंगे, रेगुलेटरी बॉडीज है सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और आरबीआई सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर काम नहीं करती। कोटक बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कोटक, उदय कोटक जी ने शुरू किया था,
प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके ऊपर भी रेगुलेशंस डालने का काम आरबीआई ने किया है ना। तो आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सिर्फ रेगुलेट नहीं करती, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर पर आरबीआई का रेगुलेशन। ठीक है, देखो बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो भी आपके मन में दुविधा है ना, सेशन के एंड में बात करता हूं उसके ऊपर। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है ना। 2 मिनट में बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं सेशन के एंड में जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है ना वो दे दूंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी इस पर फोकस करो। अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ यंग एम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के कंपैरिजन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद ज्यादा बढ़ी है। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड submitted application against advertisement for the post of manager issued by bank। के विरुद्ध नहीं आएगा, के लिए आएगा हिंदी में, है ना। ये हमारे ट्रांसलेटर भैया एज इट इज ट्रांसलेट कर रहे। के लिए, विज्ञापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। मुझे कोई एक बात बताओ, मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं और मुझे सामने एक बहुत अच्छी सुंदर सी जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छी सुंदर सी जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्या करूंगा मैं? ऐसे झपट्टा मार के वो जॉब अपॉर्चुनिटी, वो जॉब लेने की कोशिश करूंगा? करूंगा नहीं करूंगा? बताओ, करूंगा नहीं करूंगा? ऑफ कोर्स करूंगा सर। अरे मेरे पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हूं, सामने जॉब पाने की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसको लेने की 100% कोशिश करूंगा, है ना। अगर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करेंगे? मेरे जैसे अगर बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, वो भी तो सेम चीज करेंगे ना। जॉब अनेक, एप्लीकेशन, जॉब एक, एप्लीकेशन अनेक, है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही सीन नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, तो जो बेरोजगार लोग थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा। अब इन सारे बेरोजगारों को दिखा, भाई साहब कोई तो एक बैंक है जिसने ऑफिसर लेवल के लिए वैकेंसी निकाली है। अब इन सारे बेरोजगारों को क्या दिखेगा सर? जॉब अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो ये सारे बेरोजगार लोग इस पर क्या करेंगे? टूट पड़ेंगे। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, बेरोजगारी बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, उसी के कारण एप्लीकेशंस ज्यादा आए, उसी के कारण एप्लीकेशंस ज्यादा आए। स्टेटमेंट 1 कॉज था, बी उसका इफेक्ट था। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी थी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, बेरोजगारी बढ़ी थी, उसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी देखी उसके लिए एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा दे दिए गए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड 2 इज इट्स इफेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। अरे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं रे स्वीटी, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए। डिस्कशन क्लियर तो वोट करके बताना। अगला आखिरी क्वेश्चन। सारे सब्जेक्ट्स मैं अगर पढ़ाने लग जाऊं तो सब लोग मुझे मिलके नहीं मारेंगे, हैं? सब लोग मिलके मारेंगे मुझे, कोई बख्शेगा नहीं मेरे को फिर।
सिंपल क्वेश्चन। लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, ए यार इसका गलत आंसर कर रहे हो। ची 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 ची। लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों से, है ना। लिटरेसी रेट उस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है। District administration has conducted extensive training program for the workers involved in the literacy drive, है ना। तो लिटरेसी ड्राइव में जो लोग काम कर रहे थे, लिटरेसी ड्राइव में जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा खासा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब साक्षरता अभियान में जो लोग काम कर रहे थे उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलना और साक्षरता रेट का साक्षरता दर का बढ़ना, क्या ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है? यस ऑफ कोर्स। उस अभियान में काम करने वाले लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, इस वजह से साक्षरता रेट, लिटरेसी रेट क्या हुआ? बढ़ा। यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया था दादा, इसकी वजह से लिटरेसी रेट बढ़ रहा था। बी इज कॉज, ए इज इट्स इफेक्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक आंसर वालों समझ में आ गई बात तो एक लिखो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मुझे एक बात बताओ, साक्षरता दर बढ़ रहा है इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साक्षरता अभियान में काम करने वाले लोगों को अच्छा ट्रेनिंग दे? ऐसा नहीं होगा ना सर, उल्टा होगा। साक्षरता अभियान मतलब क्या होता है? लोग उस गांव के लोग, मतलब एक ऐसा अभियान, एक ऐसी मुहिम जिसमें उस गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ाने का काम करता है। अब इस अभियान में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग अच्छी मिली होगी, तब जाके उन्होंने लोगों को अच्छा पढ़ाया होगा और वो अच्छे पढ़े होंगे, और तब जाके लिटरेसी रेट बढ़ा होगा। ठीक नहीं? कुछ कुछ लोग एक कर रहे थे ना, कुछ कुछ लोग एक भी दे रहे थे। एक देने वालों के लिए मैंने बोला था 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। जिन जिन लोगों ने 2 दिया था बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का 2 था, कुछ कुछ लोग एक भी दे रहे थे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट क्लियर हो गया? कॉज एंड इफेक्ट पूरा एकदम चकाचक क्लियर? अगर हाँ तो एक लिखो और मुझे वोट करके बताओ। A to Z सारा का सारा क्लियर, कॉज एंड इफेक्ट। 2 चैप्टर्स का बेसिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं, स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा एक बात दिल से बताना, प्राइवेटाइजेशन को लेकर कितने लोग परेशान हैं? दिल से बताना, प्राइवेटाइजेशन को लेकर कितने लोग परेशान हैं? ठीक है, थोड़ी सी मैं एकदम ऑनेस्ट, जितनी मुझे पता है, देखो मैं वैसे भी ज्यादा जीए के मतलब करंट अफेयर्स के ज्यादा टच में नहीं हूं, बट जितनी चीजें मैंने पढ़ी है, जितने रिपोर्ट्स मैंने सुने हैं, जितने सीतारामन जी की स्पीचेस मैंने सुनी है ना, क्या टेंशन है? प्राइवेटाइजेशन हो गया तो जॉब चली जाएगी, इस बात का कितने लोगों को टेंशन है ना। देखो, अगर इन केस वैसे अभी कौन से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना है, क्या करना है, इसके बारे में ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, बस ये चर्चा में बहुत ज्यादा है। एक्चुअली बीच में हुआ क्या था ना, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स लॉस में जा रहे थे। आपको पता है सरकारी काम कैसे करते हैं लोग? हाँ हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक। मतलब आप कभी बैंक में गए हो तो आपको भी ये नजर आ रहा होगा कि वहां के लोग कैसा काम कर रहे हैं, है ना। मतलब चल काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बैंक प्रॉफिटेबल बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी, अपनी सैलरी आ रही है, अपनी सैलरी से मतलब है, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इस एटीट्यूड से बैंकों में काम चल रहा था। तो सारे के सारे बैंकों को टाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया था जो बैंक लॉस में होगी उसको हम कर देंगे प्राइवेटाइज। तब से बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स जो लॉसेस में चल रहे थे वो प्रॉफिट में आने लगे।
उसके बाद से ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। कभी कभार इधर उधर हवा निकल जाती है। बजट में सीतारामन जी ने एक दो स्टेटमेंट बोल दिए थे, अब उस एक दो स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन लोगों ने अलग अलग तरीके से निकाला। अब अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए वो अलग अलग स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन चलते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। तो आपको प्राइवेटाइजेशन का टेंशन लेना है क्या? बिल्कुल नहीं लेना, ठीक। अब मैं रीजनिंग का मास्टर हूं, अब रीजनिंग की पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चलते हैं। एक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, पहली पॉसिबिलिटी, बल्ले बल्ले सब चंगासी, है ना। प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, अपन सारी पॉसिबिलिटीज एकदम दिमाग में क्लियर रखते हैं और जिंदगी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक। जिस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस वक्त एक और स्टेटमेंट दिया था कि वी नीड सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। पब्लिक सेक्टर में एसबीआई और पीएनबी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बैंक्स हमें पब्लिक सेक्टर में भी चाहिए। तो ए टू जेड सारे के सारे बैंक्स अगर कर भी दिए तो सारे के सारे बैंक्स प्राइवेटाइज नहीं होंगे। जो भी लॉस मेकिंग है उनको प्राइवेटाइजेशन करने का सोचा जाएगा, ठीक। तो ये इन केस हो जाता है तब की बात है। मेरे और आपके हाथ में है कि ये करना या ना करना। करना भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, आप भी छोटू से इंसान, मैं भी छोटू सा इंसान। अगर नहीं भी करना है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? मैं बेहतरीन तरीके से रीजनिंग आपको बता सकता हूं। आप क्या कर सकते हो? बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। एक और मैं एक सिनेरियो बता देता हूं, देखो। इन केस मैं अगर टीचर नहीं बनता, अगर मैंने मेरी आरआरबी की जॉब नहीं छोड़ी होती, तो मेरा प्लान था कि 4-5 साल गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में काम करने का, उसके बाद प्राइवेट बैंक में स्विच होने का, ठीक है। ये स्कीम मुझे मेरे सर ने बताई थी। मेरे सर थे माधव अरोरा सर, जिनसे मैं ये पढ़ा था जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। उन्होंने मुझे स्कीम बताई थी। वो बोले 4-5 साल काम करने का, फिर प्राइवेट बैंक में स्विच करने का। प्राइवेट बैंक में स्विच करने के बाद 2-2.5 लाख सैलरी आराम से मिल जाती है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है ना, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है। मतलब ये मेरा प्लान था। देखो, प्राइवेट में कैसा होता है ना कि वहां पे टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स होती है, आपको टारगेट्स मिलता है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू अचीव दोस टारगेट्स, if you are smart enough to grow the business, if you are smart enough to help the organization grow, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के स्मार्ट इनफ हो, तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी ना वो एक्चुअल प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे जिन्होंने पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में स्विच किया, बड़े बड़े पोजीशंस पे भी किया। ये बहुत बात की बात होती है। हम क्या करते हैं पता है? मतलब मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू करी थी ना, तो मेरे सर्कल में सब प्री छोड़ दी, मेंस छोड़ दी, डायरेक्ट इंटरव्यू का। अरे इंटरव्यू में ऐसा होता है, अरे इंटरव्यू में वैसा होता है। अरे पहले प्री का तो देख, तेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ पिछली 4 बार से, तो इंटरव्यू की बातें करता है ना। ये बहुत बात की बात है। हम पता नहीं ये बात की बातों को लेकर अभी क्यों टेंशन में आते हैं। अब जो है वो करो ना, लिव इन द प्रेजेंट, अच्छे से पढ़ो। ये मैं नहीं बताऊंगा, साक्षी, है ना। अरे प्राइवेट में सैलरी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होती है ना। प्राइवेट बैंक में अभी आप सोचो ही मत, अभी आप बहुत सही जगह पर हो। एंट्री लेवल जॉब प्राइवेट बैंक में करना मत, बहुत गंदी जॉब होती है एंट्री लेवल की जॉब, है ना। अभी आप सोचोगे मैं फ्रेशर हूँ, प्राइवेट बैंक में जाता हूँ, बहुत गंदी जॉब है, बहुत गंदा रगड़ लेंगे। एंट्री गवर्नमेंट सेक्टर में करो, फिर आप थोड़ा सा अपना स्वॉट एनालिसिस करो, आप उस सिस्टम के लिए सही हो या आप ज्यादा अच्छे से और कर सकते हो। आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलेगी, जैप कैब एग्जाम के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगी। तो टेंशन लेना मत, पहले सिलेक्शन लेके किधर तो चिपक जाना, ठीक है ना। चलिए, ओके। कैनरा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, पंकज सैनी, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में अगर मजा आ गया है तो सब लोग एक बार चैट सेक्शन में आग लगा दो, सारी चीजें क्लियर है तो एक लिख दो। आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। आई होप कि ये जो यहां तक मैंने आपकी सारी चीजें
डिस्कस की है, समझ में आई है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।